They do not want you to think too much. You had better wake up and understand that there are people who are guiding your life and you don't even know it. मैं ये वीडियो नहीं बनाने वाला था, बट स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। क्यों नहीं बना रहा था? क्योंकि ये वीडियो शायद मुझे जेल में भी ले जा सकती थी। और सच यही है कि हम सब का ब्रेन वॉश किया गया है। ये शुरू होता है 15 जनवरी 1902 की एक दोपहर को। एक सीक्रेटिव मीटिंग रखी जाती है और कहीं पे नहीं बल्कि रॉकफेलर टाउन हाउस मैनहट्टन में। और रिकॉर्ड से हमें पता चलता है कि एक दरमियानी उम्र का शख्स मीटिंग रूम में घुसता है जहाँ पे ऑलरेडी लॉयर्स और ब्यूरोक्रेट्स थे, और एक ऐसी डीड ऑफ ट्रस्ट वो साइन करते हैं जिससे वो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने वाले थे। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो हमारे लगाने वाली थी, लिटरली लगाने वाली थी। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जॉन डी रॉकफेलर था, और उसका एक करीबी एडवाइजर जिसके बहुत खास कनेक्शंस थे और गहरे कनेक्शंस थे वॉशिंगटन में। उस 1902 की दोपहर को वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम वो रखते हैं जनरल एजुकेशन बोर्ड। उस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद था यूएस में एजुकेशन को प्रमोट करना विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन बिहाफ ऑफ सेक्स, रेस और क्रीड, जो कि सुनने में एक बहुत अच्छा काम लगता है, एटलीस्ट सरफेस से तो लगता है। एक ऐसा नाम और मकसद लेके ये इनका एक अलग ही सीक्रेट एजेंडा आगे बढ़ा रहे थे। क्या आएगा आपके दिमाग में जब मैं बोलूँ जनरल एजुकेशन बोर्ड? आप ऑब्वियसली बोलोगे होगा कोई गवर्नमेंट इनिशिएटिव एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। वेल ऑब्वियसली एजुकेशन को तो गवर्नमेंट ही देखती है ना, ऑब्वियसली, है ना? नहीं, ये एक ऐसा नाम और मकसद लेके आए जिसे लगता कि टोटली गवर्नमेंट है, लेकिन असल में ना तो इसमें कोई गवर्नमेंट का ऑफिशियल था और ना तो इसमें कोई गवर्नमेंट का हाथ था। ये सारा प्राइवेट पे हो रहा था। इसका मकसद सिर्फ एक था, सिस्टमैटिकली एजुकेशन को सिस्टम में लाना और अपने खुफिया एजेंडा को आगे बढ़ाना। कौन सा खुफिया एजेंडा? बता रहा हूँ, रुको। उससे पहले हमें ये जानना है कि ये सीक्रेट एजेंडा क्यों चला, ये एजुकेशन क्यों चली। एक ऐसा नाम और मकसद लेके कोई पॉलिटिशियन में इतना दम नहीं था कि वो इसको अपोज कर पाए। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ये तो एजुकेशन बांट रहे थे बैकवर्ड लोगों को ऑन द नेम ऑफ डाइवर्सिटी। बट ऑब्वियसली हमने वो कहावत सुनी है कि हाथी के दांत दिखाने को कुछ और खाने के कुछ और। वो सेम इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होती है और ऑब्वियसली सिस्टम में एजुकेशन पॉलिसी आई वैसे ही जैसे इनको चाहिए था। सिर्फ एक साल बाद 1903 यूएस कांग्रेस इजाजत देती है जनरल एजुकेशन बोर्ड को और उनको एक नेशनल मैंडेट दे देती है। पर यूएस कांग्रेस को पता नहीं थी कि उन्होंने एक ऐसी सवारी को धक्का दे दिया है जो कि इतिहास की ऐसी कहानी रचने वाली थी जो कि हमारे दिमाग के भी पार थी। दुनिया का सबसे बड़ा मास कंट्रोल और मैनिपुलेशन। आइडिया सिंपल था, एजुकेशन को मुफ्त में बांट दो और एक ऐसा माहौल पैदा करो जिससे सेम चांसेस और अपॉर्चुनिटीज मिलती हर एक इंडिविजुअल को और सेम चांसेस मिलते उसको सक्सेस पाने के। एटलीस्ट सरफेस से तो यही दिखा रहे थे लोग। आज की बात करते हैं हम कहां पहुंच गए। The people who built the schools were consciously aiming at eradicating the will of the students who were part of the system because they wanted them to be obedient. Now, education at this point is a racket. I mean, most people will never recoup the cost of a college degree. Harvard could afford to pay their $50,000 a year tuition for their 6,000 students. You know for how long? Not 10 years, not 30 years, not 50 years, 120 years for free and not asking for another penny. 87% इंडिविजुअल्स जो कि कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं आज के टाइम पे बेरोजगार बैठे हैं घर पे, और एक सिंगल रीज़न कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ का इतना महंगा होना है, दैट्स बिकॉज ऑफ लोन्स। अब आप बोल रहे होगे कि शायद मैंने तो लोन नहीं लिया अपनी एजुकेशन के लिए, बट आप लो या आपके पेरेंट्स ले, एक ही बात है, आप इनडायरेक्टली और डायरेक्टली लोन पे कर रहे हो किसी भी हालत में। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था ये वीडियो बनाने का, बट मेरे दिमाग में आया कि आखिर ये एजुकेशन को चला कौन रहा है, आखिर ये मॉडर्न एजुकेशन हमें दे क्या रहा है। अगर मुझे डॉक्टर ही बनना है तो मुझे ये क्यों पढ़ा रहे हैं 10th तक हिस्ट्री। इफ माय मेन गोल इज टू क्रैक नीट, तो 10th तक क्यों मुझे ये हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, पहले से ही क्यों नहीं है मुझे मेडिकल साइंस पढ़ा रहे थे। तो मुझे पता चला अरे भाई मैं तो पागल। ये प्लान इतना बड़ा है कि हम सब की सोच से भी बाहर, और ये प्लान कुछ ऐसे चालाक लोगों ने लिखा है
हम सोच भी नहीं सकते। ये जॉब क्राइसिस, ये कॉर्पोरेट एजेंडा, ये सब पार्ट था एक बहुत बड़े प्लान के, जो हमारी सोच से भी पार है। एक ऐसा जाल जो हमें फायदा ही नहीं दे रहा, जो 300 साल तक घूमा सिर्फ एक मकसद लिए, हमारी फ्री विल हमसे छीनने के लिए और गधों की तरह हमसे मजदूरी करवाने के लिए। और ये सब तो मैं ऊपर से ही बोल रहा हूँ। मेरी रिसर्च में मैंने पाया कि एक ऐसी कहानी लिखी गई है जिसके पन्ने बहुत खूबसूरत स्याही से लिखे गए और हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा गुना चालाक लोगों ने लिखे, जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को एक साथ लाता है, जिसे छुपाने के लिए एक अरसे तक कोशिश की गई थी। और आज मैं आपके सामने वो प्लान लाने जा रहा हूँ, एक ऐसा प्लान जो आपने इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। करीबन 250 साल पहले एक ऐसा प्लान जो अगर लोगों को पता चल जाती तो लोग पत्थर मार मार के आज के सिस्टम को गिरा देते और सारे राज जो हमें नहीं बताए गए हैं वो खुल जाते। कुछ ऐसा प्लान जिसको 4 स्टेजेस में बनाया गया कि कैसे लोगों को मैनिपुलेट किया जाए और करोड़ों लोगों को अपने इशारे पे नचाया जाए। ये सब कुछ एक पुरानी किताब में लिखा गया 1763, और आप देखने वाले हो पहली बार इस किताब के पन्नों पे क्या लिखा गया था। और जैसे ही हम वक्त में पीछे जाते हैं 1806, एक ऐसा किस्सा जिसने पूरी दुनिया को उस टाइम पे बदल के रख दिया था, पूरी दुनिया को उसने शॉक में रख दिया था। यूरोप का एक हिस्सा जिसको आज जर्मनी के नाम से बुलाया जाता है, उस टाइम पे एक प्रशिया का पार्ट, रशियन एम्पायर, जिससे कि उस टाइम पे सब लोग डरते थे। वो सबसे पावरफुल कंट्री थी उस टाइम की और विद द मोस्ट ट्रेन्ड आर्मी। उनके पास इतनी अच्छी आर्मी थी कि वो इतनी तेजी से फैल रहे थे। पहले पोलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, लिथुआनिया, लुक्समबर्ग और अच्छा खासा हिस्सा रशिया का भी। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग हो जाता है 1806, ये वो साल था जिस साल प्रशिया लड़ी नेपोलियन की फ्रांस से, और जैसा आपको पता ही है रशियन एम्पायर हार गई। और प्रशिया के इंटेलेक्चुअल्स ऑब्वियसली डिलेमा में आ गए कि वो कैसे हार सकते हैं एक वीक फोर्सेस से, और उसका सिर्फ एक रीजन था, नेपोलियन की आर्मी काफी ज्यादा वीक थी एज कम्पेयर टू प्रशियन आर्मी, बट ऑब्वियसली उन्होंने जीता। उसका सिर्फ एक रीजन था, क्योंकि जो प्रशिया के सोल्जर्स से वो अपना दिमाग लड़ा के जंग में लड़ रहे थे, जबकि जो नेपोलियन के सोल्जर्स थे वो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे थे। और एक सोल्जर का खुद सोचना इतना महंगा पड़ा प्रशिया को कि उन्होंने एक अच्छा खासा हिस्सा अपना खो दिया और प्रशियन एम्पायर ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गई। और ये हार ऑब्वियसली प्रशियंस के इंटेलेक्चुअल्स को पसंद नहीं आई, उनको हजम ही नहीं हुई, और प्रशिया वाज फोर्स्ड टू साइन अ पीस एग्रीमेंट विद फ्रांस। उन्होंने अपनी आधी रियासत खो दी, उनको एक अच्छा खासा जुर्माना भरना पड़ा और फ्रांस की आर्मी को सपोर्ट करना पड़ा, जिससे ऑफ कोर्स इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ गई। तो they needed to make sure कि ये फिर कभी ना हो। और यही वो वक्त था जब एक किताब लिखी गई, कंडीशनिंग फैक्ट्री बुक। रशियंस ने कुछ प्लान बनाया, बेमिसाल, शैतानी पर बेमिसाल। उनको इतना समझ आ गया था कि उनको सोल्जर्स चाहिए जो सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करे, अपने दिमाग से ना सोचे, सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करे। और वो रास्ता कौन सा था जिससे उन्हें ऐसे सोल्जर्स मिलते? इंग्लिश में एक टर्म है, उसका नाम है इंडोक्ट्रिनेशन। एक ऐसा टीचिंग सिस्टम है जिसमें सिखाया जाता है ऑर्डर्स को फॉलो करना विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। और ऑब्वियसली प्रशियंस ने यही रास्ता चुना। उन्होंने एक 8 साल का एजुकेशन प्लान बनाया जिसमें वो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते कि सिर्फ ऑर्डर्स को कैसे फॉलो करना है। वो सिर्फ इनको इतना पढ़ाते कि वो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर पाते, ना कि अपने बारे में सोच। वो उनको सिखाते कि कैसे हायर अथॉरिटीज को रेस्पेक्ट करनी है, किंग का फैसला आखिरी फैसला है, किंग के फैसले को हमें अपोज नहीं करना है। और ये सिस्टम और एक चीज का भी सोल्यूशन, उस टाइम पे प्रशिया ने ऑक्यूपाई किया था इलीगली पोलैंड को और उन पे कब्जा जमाया। तो पॉलिश पीपल प्रशियंस को एज ए लीडर्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। ऑब्वियसली प्रशियंस को पता थी कि जो एल्डर्स हैं वो अपने कल्चर और अपनी वतन परस्ती को नहीं छोड़ने वाले। तो उन्होंने टारगेट बनाया चिल्ड्रंस को। वो चिल्ड्रंस को लाते स्कूल्स में, वो होते ब्रिलियंट, क्रिएटिव और इतनी अच्छी तरीके से सोच पाते, और जब वो उस सिस्टम से निकलते वो होते बिना दिमाग के, जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो कर पाते। और प्रशिया को यही चाहिए था, उनको चाहिए थे सोल्जर्स जो बिना दिमाग के ऑर्डर्स को फॉलो कर पाए। और ये सिस्टम इतना इफेक्टिव रहा, उनको वो सोल्जर्स मिल गए जो उनको चाहिए थे। और ऑब्वियसली यही था प्रशिया का मॉडल ऑफ ओबीडियंस, जिसमें वो सिखाते कि कैसे ऑर्डर्स को सिर्फ फॉलो करना है। ये सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा है, आगे ये और गंदा होता जा रहा है। सीक्रेट ऑरिजिन्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन। यहाँ पे थोड़ा दिमाग लड़ाने की जरूरत है। सारी प्रॉब्लम्स जो आज के टाइम पे हम फेस कर रहे हैं उन सब के मैं पर्दे उठाने वाला हूँ। आप फेल हो रहे हो, इस सब की एक ही वजह है, क्योंकि सिस्टम ही ऐसे बनाया गया है। इसकी ये वजह नहीं है कि आप फेलियर हो, इसकी ये वजह है कि सिर्फ सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है। ये सिस्टम ऐसे ही बनाया गया है कि आप हर बार फेल हो जाओ। अब मैं यहाँ पे किसी एग्जाम के बारे में नहीं बात कर रहा, मैं ओवरऑल ऑफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ। और समझने की ये बात है कि आप फेल होते रहोगे जब तक आप प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं पहुंचोगे। मोर
इंपॉर्टेंटली प्रॉब्लम को फेस नहीं करोगे। हर कोई चीज तुम करो, जॉब, वेंचर, बिजनेस या कोई साइड हसल, ये सब सिर्फ एक जगह पे मिलेंगे, फेलियर। आपको ये ऑब्वियसली याद होना चाहिए कि प्रशियंस ने ये एजुकेशन सिस्टम इसीलिए बनाया था क्योंकि लोगों से इनकी फ्री विल छीन सके और वो थ्रेट ना बने प्रशियन सिस्टम के लिए जैसे पहले बने। अब आप सोच रहे होगे ये प्रशियन एजुकेशन सिस्टम था, हमारा सिस्टम अलग है। कल यही पे आपके दिमाग के साथ वो खेल जाते हैं। रशियन फिलोसोफर जोहान गोटलिब फिच, जिसने एजुकेशन सिस्टम बनाया, देखो अपनी किताबों में क्या लिखता है। Education should aim at destroying free will so that after pupils are thus schooled, they will be incapable throughout the rest of their lives of thinking or acting otherwise than as their schoolmasters would have wished. When this technique has been perfected, every government that has been in charge of education for more than one generation will be able to control its subjects securely without the need of armies or policemen. इसने लिटरली अपनी बुक्स में ये लिखा है। और नोटिस करो कि कैसे भी ये एजुकेशन सिस्टम सिर्फ अपने क्रिएटर्स को फायदा दे रहा है, आपको नहीं दे रहा, ना कि इसके स्टूडेंट्स को जो एजुकेशन सिस्टम से चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले क्या चांस है किसी इंडिविजुअल जो इस सिस्टम से चला है उसकी सक्सेस पाने के? वेल, ये सिस्टम तो ऑब्वियसली बनाया गया है हमारे फेलियर के लिए। नाउ इफ यू आर ए पर्सन जिसको लगता है मतलब आप 1 लाख 2 लाख महीने की सैलरी ले रहे हो एंड यू आर ओके विद दैट, सो from this channel man, I don't need you here. I'm trying to make audience जो top 1% में आना चाहती है। हमारी सोसाइटी में सबसे ज्यादा पढ़ के आप क्या बन सकते हो? मे बी एन IAS ऑफिसर। एक IAS ऑफिसर इतना पढ़ता है, इतना घिसता है अपनी लाइफ में, फिर जाके वो एक IAS ऑफिसर बनता है। उसको उसके लिए ट्रेनिंग करनी पड़ती है, UPSC क्रैक करना पड़ता है, फिर जाके वो एक IAS ऑफिसर बनता है। IAS ऑफिसर को आप क्या बोलते हैं? एक बहुत अच्छी रैंक। मगर फिर आप देखते हो एक MLA जो कि अनपढ़ होता है वो उसको डांटता है। एक MLA जो कि कभी सिस्टम से गया ही नहीं, जिसने कभी पढ़ा ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल नरेंद्र मोदी। क्या नरेंद्र मोदी स्कूल गया था? वो तो चाय बेच रहा था ना। क्या वो स्कूल गया था? क्या वो सिस्टम से खुद चला? अगर वो सिस्टम से चला होता शायद वो आपकी और हमारी तरह कहीं पे कॉर्पोरेट जॉब कर रहा होता, बट नहीं, वो सिस्टम से नहीं गया। और अब आज वो कहाँ पे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हमें भी प्रशियन एजुकेशन सिस्टम की तरह ये इंडोक्ट्रिनेट कर रहे हैं? मैं आंसर दे रहा हूँ। तो ये बात है 1843 की। ये वो दिन था जिस दिन मॉडर्न एजुकेशन का एक पिलर बनाया गया था। एक आदमी जिसका नाम था हॉर्समैन, जो US कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव था और US हाउस का एक मेंबर भी था, जिसे आज के टाइम पे फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी बोलते हैं। सिर्फ 5 साल पहले इसको बोर्ड ऑफ एजुकेशन मैसेच्यूसेट्स का हेड बनाया गया था और उसका सिर्फ एक मकसद था, एजुकेशन को फैलाना, अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को बनाना। ये रिसर्च कर रहा था यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम्स पे कि वो कौन से एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करवाए USA में भी। और ऑब्वियसली हाँ, आपको समझ आ गया, इसने चुना प्रशियन एजुकेशन सिस्टम। ये खुद प्रशिया गया, वहाँ पे कैसे सिस्टम चलता है वो सीखा और फिर वापस आके सेम सिस्टम इम्प्लीमेंट करवाया USA में। और हॉर्समैन खुश हो गया। क्यों? क्योंकि उसको एक ऐसा प्लान मिल गया जिससे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाता और अपने इशारों पे नचवाता। उसको एजुकेशन सिस्टम मिल गया था। अमेरिका वापस आने के बाद उसने कैंपेन स्टार्ट किया और मजबूर किया US कांग्रेस को सेम एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट करने USA में भी, और सेम एजुकेशन सिस्टम इम्प्लीमेंट किया गया USA में। कई दिग्गज लोग अगले 30 साल तक USA से गए रशिया, वहां से PhDs और डिग्रीज लेने। जब वो आते और वही लोग फिर बन जाते स्टाफ मेंबर्स ऑफ US एजुकेशन सिस्टम। और 1900s तक जितने भी PhDs USA में थे वो सब पढ़े थे प्रशियन एजुकेशन सिस्टम से। और फिर सिर्फ कुछ साल बाद हॉर्समैन ने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रीमलाइन कर दिया। उसके लोग जगह पे पहुंच गए थे, उसको फंडिंग भी मिल रही थी गवर्नमेंट से। एग्जैक्टली उसको वो सब कुछ हाथ में था जो उसको चाहिए था एजुकेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने के लिए। आखिरकार वो गरीबों में एजुकेशन ही तो बांट रहा था शायद, और उसने पहला स्टेज ऑब्वियसली जीत लिया था। अब वो दूसरे स्टेज पे था। दूसरा स्टेज क्या था? इसकी रीच को मैक्सिमाइज करना। और अपनी 10th एनुअल में उसने एक लॉ पास किया जिससे मैसेच्यूसेट्स में एजुकेशन मैंडेटरी हो जाती है। और इसके उस कॉज को उस टाइम पे सपोर्ट किया गवर्नर ऑफ मैसेच्यूसेट्स ने। क्यों? क्योंकि वो भी एक PhD था। कहां से? द प्रशियन एजुकेशन सिस्टम से। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन थे, या तो अपने बच्चों को स्कूल भेजो और उसके दिमाग को खेलने दो उन लोगों, या उसको घर पे रखो और खुद जेल चले जाओ। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन थे। वेल ऑब्वियसली इसमें कोई मिरेकल नहीं था कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आसमान छू गई। आफ्टर मैसेच्यूसेट्स में ये इंप्लीमेंट हो गया था, फिर इसको कुछ टाइम ही नहीं लगा दुनिया में फैलने को। पहले न्यूयॉर्क और फिर सारी स्टेट्स ऑफ US में, फिर धीरे धीरे करते करते हमारे पास भी आ गया इंडिया में। अब आप खुद बोलो कितने फायदे आपको दिखे इस एजुकेशन सिस्टम के?
शायद कुछ नहीं, लेकिन ऑब्वियसली इसके कुछ फ़ायदे हैं। अगर आप देखो इंडिया में कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाती है, ऑब्वियसली इट इज़ द एजुकेशन इंडस्ट्री। एजुकेशन इंडस्ट्री इतना पैसा कमाती है कि वो एक हिसाब से मान लो आप पैसे छापती है, लिटरली वो पैसे छापते हैं। एक रिसर्च से हमें पता चला कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पास इतना पैसा है कि वो अगले 150 साल तक अपने स्टूडेंट्स की फी खुद भर सकते हैं। नाउ क्या एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्ट करना लॉजिकल है? यू बेटर नो नाउ एंड गो इन द हिस्ट्री, जाके देखो जो भी सक्सेसफुल पर्सन जिनका भी नाम आज आपको आज तक याद है, क्या वो सिस्टम से आए थे? क्या उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां की थी? हेनरी फोर्ड, लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ हेनरी फोर्ड। हेनरी फोर्ड इज ए पर्सन जिसको एक टाइम पे कोर्ट में लिया गया था और उनसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, सिंपल जनरल नॉलेज का क्वेश्चन, और उसने एक इतना अच्छा जवाब दिया जो कि मेरे दिल को छू गया। उसने सिंपली बोला कि मैं अपने दिमाग को क्यों ऑक्यूपाई रखूं इतने फजूल आंसर से कि किसी देश का पीएम कौन सा है जिससे मेरे आइडियाज पे वो इफेक्ट करे। मैं अपने दिमाग को उन घटिया चीजों से खाली रखूंगा ताकि मेरे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आ सके। अगर मुझे अभी चाहिए कि किसी कंट्री का प्रेसिडेंट कौन है, मेरे पीछे 10 लोग घूमते हैं, मैं उनसे ही पूछ लूंगा कि कौन सा है इसका प्रेसिडेंट। मैं अपने दिमाग को इसमें नहीं रखूंगा कि उसका प्रेसिडेंट कौन सा है, इसका प्रेसिडेंट कौन सा है। और वही बात हम पे भी इम्प्लीमेंट होती है। हम क्यों अपने दिमाग को न्यूटन के थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ से ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जबकि हम न्यूटन का थर्ड लॉ और फोर्थ लॉ गूगल पे देख सकते हैं विदिन 10 सेकेंड। ये सब इन्हीं की गेम है। यह हमें तीसरे और दूसरे लॉ पे हमें हमारे दिमाग को ऑक्यूपाई करके रखता है कि हमारे दिमाग में बेटर आइडियाज ना आ सके, और ये जो लोग टॉप पे है वो टॉप पे ही रहे और जो बॉटम पे है वो बॉटम पे ही रहे। नाउ इसमें एक टर्म है आउटसाइडर। आउटसाइडर उस इंसान को बोलते हैं जो सिस्टम से बाहर निकल के काम करता है और सक्सेसफुल हो जाता है। नाउ इफ यू आर ए पर्सन हु इज ओके विद बीइंग मीडियोकर, who's okay with being like everyone else, मैंने पहले भी बोला, you just fuck off from here bro। मैं एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करने की ट्राई कर रहा हूँ जो टॉप 1% में आ सके। इफ यू वांट टू बिकम टॉप 1%, सब्सक्राइब। इफ यू डोंट, जस्ट लीव मैन, जस्ट लीव, आई डोंट नीड यू मैन। मैं ये आउटसाइडर बनने की सारी स्ट्रेटजीज अपनी चैनल पे डालने वाला हूँ, कोई देखे या ना देखे आई डोंट केयर, मैं ये डालने वाला हूँ। ऑब्वियसली मुझे खुद हेल्प होगा इससे, मैं सारे डालने वाला हूँ। If you want to follow along the journey, if you want to become the top 1%, do come with me, follow me. Yeah, thank you, see you in the next video.